नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए प्लेटफॉर्म की जो किताब आई है क्लास 9 और 10 के लिए, उसका हम वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 7 को बनाएंगे। क्लास 9 और 10 का ये टेस्ट सीरीज नंबर 7 और जिसमें मेनली जीएस का पोर्शन जो है ना 31 से लेकर 70 उसी को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से 31 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए x की पावर 8 के एक्स 3 माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखा है और बोल रखा है गुणनखंड है, मतलब इससे डिवाइड किया जा सकता है इस इक्वेशन को, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कहने का मतलब x इक्वल टू -1 इसमें डाल दीजिए, है ना। -1 डालिए तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। -1 डालने से इसमें 0 आना चाहिए। तो x की पावर 8 है, मतलब -1 की पावर 8 प्लस k इंटू -1 की पावर क्यूब, के एक्स 3 था, x की जगह -1 डाल दिया हमने, -2 इंटू -1 प्लस 1, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, k इक्वल टू 4 है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, 746 मूल्य है और लगातार 15% और x% के बाद इसका मूल्य इतना में बेच दिया जाता है। तो x का मान निकालना है हमें, है ना। तो लगातार अगर हम मतलब दे रहे हैं उसमें डिस्काउंट, तो हमें डिस्काउंट का ही फॉर्मूला पता होगा, पता है। पर यहाँ पे x है तो डिस्काउंट नहीं, नॉर्मल तरीके से हम चलेंगे और नॉर्मल ही बनाएंगे इसमें। अगर मान लीजिए डिस्काउंट दिया रहता है, x की वैल्यू दी रहती है, तो क्या करते हैं हम, 85 है इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट जो होता है ना, वो मतलब दोनों का मिला के वाकई में कितना है, प्लस x% माइनस 85 इंटू एक्स बटा 100, ये वैल्यू करके एक इफेक्टिव होता है और वो 740 इंटू ये वाला वैल्यू वो हो जाता है 556, 66.1 के बराबर। उससे x की वैल्यू आ जाती है ना यहाँ पे पुट करने से। ये पर वो ना करके हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं। 740 है, इसका पहला डिस्काउंट दिया गया तो मतलब कितना हो गया, 85 पे 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो इफेक्टिव बचा कितना, 15%, 85%, तो 85% बचा डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस। फिर से जाके x% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 100 माइनस एक्स बटा 100 बचा टोटल प्राइस, और इतने में बेच दिया गया, और जो कि बराबर है 566, है ना, 566.1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना बहुत आराम से आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 32 का। ये 33वां क्वेश्चन है, थीटा इतना है, इक्वेशन ये है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको साइन स्क्वायर दिख रहा है और एक कॉस थीटा दिख रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो साइन स्क्वायर को एक टर्म में कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर को यहाँ कॉस के टर्म में लिख दीजिए, मतलब 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 4 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 ले लेते कॉमन, 2 की माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इससे आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इससे आ जाएगा 1/2, है ना, जब इक्वल टू 0 कर देंगे, इससे आ जाएगा 2 और 2 आपका हो नहीं सकता, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो 2 तो हो नहीं सकता, बचा 1/2। तो कॉस थीटा मतलब 1/2 है आपका। हमें क्या निकालना था,
साइन थीटा टेन थीटा निकालना था, तो छोड़ दीजिए 30 60 छोड़ दीजिए, ये 1 है ये 2, आपको मान लीजिए वैल्यू पता नहीं है, ऐसे 6 cos थीटा इक्वल 1/2 आ गया तो 60 डिग्री होता है, तो उससे भी निकल जाएगा, पर छोड़ दीजिए आपको नहीं पता। तो ये तो बना ही सकते, cos थीटा का मतलब ऊपर वाला बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/2 प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा √3, मतलब कितना 3√3/2 है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:3 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व दिया है अनुपात ये है ना, और अब से 8 वर्ष बाद ए और बी इतना हो जाएगा, तो हम मान लेते 4 वर्ष पूर्व ना, 4 वर्ष पूर्व भी मान लेते हैं कि इसका ए का आयु था 4x और बी का हो जाएगा 5x है ना, मतलब x कुछ वेरिएबल है, इसको रेशियो को हटाएंगे तो क्या होगा, मतलब 4/5, इसका एक का होगा 40 तो दूसरे का होगा 50, मतलब 4/5 हो जाएगा रेशियो है ना। तो हम रेशियो हटा के कर रहे हैं, ए का 4 वर्ष पूर्व 4x था और बी का 5x था उम्र, ठीक। अब बोला अभी से 8 वर्ष बाद 11:3 है, पर हम 4 वर्ष पीछे 4x 5x माने हैं, तो टोटल 11/13 कितना हो रहा है 12 वर्ष बाद है ना, 8 + 4 12 वर्ष बाद, तो ये कर लेते हैं हम 4x + 12 4 + 8 5x + 12, ये है आपका 11/13। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3x = 24 आ जाएगा है ना, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 4 वर्ष पहले, अभी से 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 4x है, ए का उम्र हो जाएगा 32 और बी का उम्र 5x है, वो हो जाएगा 40, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 36 और इसका 44। आपको पूछा क्या है कुल योग कितना है ना, तो 36 + 44 ये हो जाता है 80। 35 क्वेश्चन है, ए बी सी की दक्षता अनुपात ये है, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी क्षमता इतना है, ये तीनों एक कार्य को मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देख लीजिए कार्य जो होता है वो क्षमता इंटू क्या होता है समय, क्षमता आपको सबका प्लस कर दीजिए है ना, 2 + 5 + 3 और समय कितना है 9, तो ये आ जाएगा 5 3 8 10 90, मतलब कार्य टोटल 90 हो गया एक तरह से, मतलब कुछ वैल्यू है ये 90 के बराबर है। सी को काम करना 90 का 40%, मतलब 40% ऑफ 90, तो परसेंट को हटा के हम नीचे 100 कर देते हैं, ये कार्य हो गया। हमें क्या निकालना है समय, तो समय निकालना है तो समय इंटू क्षमता कार्य होता है, कार्य इसका ये हो गया, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देते क्षमता, तो सी का क्षमता कितना था 3 था है ना, तो इसका समय आ जाएगा दिन क्या चीज में आएगा दिन में, क्योंकि सभी चीज दिन में चल रहा है तो दिन में ही आएगा, तो 12, मतलब सी अकेले 40% भाग को वो 12 दिन में पूरा कर देगी जो भी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है और तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरू मान लीजिए ए हो गया सेकेंड टर्म a + d और a + 2d थर्ड टर्म, यही आपको दे रखा है 19 के बराबर, ऐसे करके 10 टर्म आ गया, ठीक। तो लास्ट टर्म क्या होगा a + 9d है ना 10वां टर्म, और आपको क्या दिया देखा है 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग क्या होता है n योग क्या होता है कि n/a प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है a + 9d, ठीक। n क्या है यहाँ पे 10/2 2a + 9d, ये 5 आ जाएगा है ना, तो 5 × 2a + 9d
है ना। ये आपका आ जाएगा 390, ये दिया हुआ है। तो पहले इसको भी कर लेते हैं, 7 5 35, 40, 8 5, तो a प्लस 2d ये है आपका 19 के बराबर। और हमें क्या निकालना था, पहला टर्म निकालना है। तो 5 इंटू और क्या था 2a प्लस 9d, ये आपका 19 के बराबर 390 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से हम d की वैल्यू ये रख देते हैं ना, क्योंकि a चाहिए हमें। 5 इंटू 2a प्लस 9 इंटू 19 माइनस a बट्टा 2 इक्वल टू 390। तो इसको सॉल्व करने से a की वैल्यू 13 आ जाएगी, 3 आ जाएगी आप, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। सैंतीसवां क्वेश्चन, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या लिखें। तो देखिए, हमें पता है कि अगर समबहुभुज में बाह्य कोण दिया है तो 345 होता कितना, ये 360 बटा नंबर ऑफ जो साइड होते हैं, मतलब कि भुजाएं होती है, उसे डिवाइड कर दीजिए 360 से, वो होता है बाह्य कोण के बराबर। और यहाँ पे क्या दिया है 45 के बराबर, मतलब इसे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 38वां क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दलदली भी है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत दलदली मिट्टी भी है, पर ये बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। उनचालीसवां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये मनाया गया था नई दिल्ली में। अभी कौन है, रेखा शर्मा, इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष है अभी। 40वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है। तो वह है कांगो। ऐसे अभी रिसेंटली माल्टा बन गया 119वां देश, ये क्वेश्चन याद है कि माल्टा। 41वां क्वेश्चन है, बिहार में निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है। तो शहरीकरण देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार हमारे राजधानी पटना में है, और इसमें से दिया हुआ है तो इसके हिसाब से नालंदा सबसे ज़्यादा वाला है। और टोटल मिला के कितना हो गया, अभी 15.3 हो गया है इकोनॉमिक सर्वे, मगर 2011 की जनगणना बोल दे तो 11.3% था उस समय शहरीकरण बिहार में। 42वां क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है। तो विध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, जैसे ये बिहार है मान लीजिए, तो ये विध्यन क्रम की चट्टानें इधर मिलती है, तो वहां पर पायराइट पाया जाता है। और मिलनी इधर कहाँ, रोहतास है ना, तो रोहतास बहुत फेमस है पायराइट के लिए। 43वां क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता दिवस जगह का। 44वां क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ये था ऑपरेशन गंगा। 45वां क्वेश्चन है, प्रकाश के साथ घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश के द्वारा की गई थी। तो आइजैक न्यूटन ने जो लाइट है 7 रंगों में बिखर जाता है, ये न्यूटन ने खोजा था। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाएगा आपका। तो जिसका क्रमांक परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व होता है।
मतलब मेनली जो नॉन मेटल होते हैं ना, अधातु का लक्षण है, वो लोग बनाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो नाइट्रोजन मिट्टी से मिल जाता है, इसीलिए हम ये पल्स मतलब कि मूंग दाल की ये सब की खेती ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है, जब गेहूं बाद में उगाइएगा तो इसी से तरह तरह की चीज़ें जो बच जाती है उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि पल्सेज और ये सब उगाने से, दाल उगाने से। 48वां क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? ये कहा गया था बोर के द्वारा। मतलब ये है, ये सर्किल में घूमता है, ये सेंटर है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये बोर ने बोला था ना। 49वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, क्वारिस्कोर होता है और मैरास्मस होता है ना, ये प्रोटीन से के कारण होती है, तो इसका आंसर ये हो गया। अनीमिया में खून की कमी, मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 50वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा भी हेल्प करता है उसमें, लेंटिकस भी हेल्प करता है और क्यूटिकल भी हेल्प करता है, मदद करता है गैसों के आदान प्रदान में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब तीनों इसके आंसर सही है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म समानतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो ये जल में विलय होता है, बिल्कुल ये मिल जाते हैं जल में। ठोस अवस्था में विद्युत चालक होते नहीं, आयन जब ठोस अवस्था में होता तो उसमें मतलब सही से मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन सबका, ये सब आयंस का, जिस कारण से ये अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। उच्च गलनांक एवं कथांक, बिल्कुल ये आयनिक है तो इनको दूर दूर करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन के साथ रहेंगे एक साथ, प्लस माइनस एक साथ, तो उसको अलग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको हीट देना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? केवल उत्तल दर्पण जो होता है ना, बहुत दूर में जो ऊंचे भवन से, उसकी अगर पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो उत्तल दर्पण का यूज कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा बनेगा तभी तो आपको छोटी सी जगह पे दिख जाएगा। 53वां क्वेश्चन, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को कहा जाता है? न्यूरॉन की जो शाखा होती है इसको ही शाखिका बोला जाता है, डेंड्राइट है ना। 54वां क्वेश्चन है, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये थे विलियम एडम्स। लंदन में जो स्थापना की गई थी ये विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। 55वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो देखिए, तामलुक में हुई थी, सतारा में भी हुई थी, बलिया में भी हुई थी, अब गोरखपुर में नहीं हुआ था ना, तो इसका आंसर सी है। 56वां क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो जो सैडल पीक है ना, वो उत्तरी नॉर्थ अंडमान, मतलब उत्तरी अंडमान पे है। 57वां क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, ये की गई थी, इस ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये की गई थी मजरूल हक जी के द्वारा की गई थी, 1921 में की गई थी पटना में। 58वां क्वेश्चन है, रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में? तो ये गुजरात है और ये हमारा भारत देश है, इस साइड में रेगुन मिट्टी या काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती, कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है उधर, तो महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा है। 59वां क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो स्नातकों द्वारा 1/6 है।
60वां क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो ये 3 दिनों का तमाशा कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा। 61वां क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया था? तो ये थे मदन मोहन मालवीय, MMM, कांग्रेस राष्ट्रवादी दल के गठन करने वाले और IIT BHU बनाने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 62वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। 63वां क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो वो सोन नदी आती है। सोन बड़ी लंबी नदी है जो बिहार में आती है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रभावित होती है और गंगा में मिल जाती है। मनेर में, पटना के मनेर में मिल जाती है गंगा नदी में, और ये दक्षिण गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, गंगा से मिलने वाली नदी है। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रथम एंग्लो मैसूर वाद हैदर अली पराजित हुआ। तो ऐसा नहीं है, प्रथम में तो हैदर अली जीत गया था, द्वितीय एंग्लो मैसूर वाद में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ये गलत है, दोनों गलत है। मतलब प्रथम में पराजित हुआ और दूसरे में ये पराजित हो रहा था हैदर अली, पर एक तरह से पराजित ही हो गया और टीपू सुल्तान आया इसी वक्त। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की हार हुई बिल्कुल, यह मारा गया 1799 में, चतुर्थ में मारा गया ये टीपू सुल्तान। 65वां क्वेश्चन है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो ढाल घाट साउथ इंडिया में है, नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला ये बहुत ही फेमस घाट है। 66वां क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत का विस्तार किस महादेश में है? तो ये यूरोप में है आल्प्स पर्वत का विस्तार। माउंट ब्लैंक है इसकी सबसे बड़ी चोटी जो कि फ्रांस में है, माउंट ब्लैंक। 67वां क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है ना? जो कि इट्रिया है, सोमालिया है, जिबूती है एक, और ये इथोपिया है। तो ये जो है ना स्थलबद्ध है इथोपिया। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773। इसके बाद कंपनी के जो कर्मचारी लोग हैं, सरकारी लोग होंगे, निजी भी व्यापारी नहीं कर सकते। 69वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है? कागज के कप, पॉलीथीन बैग। तो कागज के कप सबसे कम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, पर ये सब ना ही सड़ेगा ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर ये है। 70वां और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा है पारंपरिक स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए, पारंपरिक स्रोत का मतलब वो है जो हम पुराने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर पारंपरिक का मतलब कि अब उसको जाके हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो पुराने ज़माने से क्या चल रहा था, मतलब जो जला के हम नॉर्मल कोयला को जला के यूज़ कर रहे थे, या पानी से प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, हवा से प्रोड्यूस कर रहे थे सिस्टम लगा के। तो ये था हमारा पारंपरिक। पर अभी नया नया क्या आ गया, सौर ऊर्जा आ गया, जियोथर्मल मतलब ज्वारीय ऊर्जा आ गया, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय ऊर्जा आ गया। तो ए और सी इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और सौर ऊर्जा ये भी है, तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये था आपका टेस्ट नंबर 7 का 70 क्वेश्चन। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।